नमस्कार, आई सृष्टि शर्मा वेलकम यू ऑल बैक टू द सम्यक हिंदी चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर RAS मेंस के 4th पेपर इंग्लिश जो है लैंग्वेज का पेपर, उसकी प्रिपरेशन इतने दिनों से कर रहे हैं एंड हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी अभी तक पेपर्स आए हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स के अंदर, हम पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्या ऐसा पैटर्न है जो सिमिलर पाया गया है, किस तरीके से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है, और अच्छे से हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पेपर हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ 2013 ईयर, दैट मीन्स 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है RAS मेंस पेपर 4th का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, जब से सिलेबस में चेंजेस आए हैं तो वहाँ पर पैटर्न में भी थोड़ा चेंज देखने को हमें मिला है। जो 2013 और 16 में आपको पैटर्न देखने को मिलता है, उसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। ओके, ग्रामर में जैसे कि आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, बट कई जगहों पर अब जो क्योंकि पैटर्न जो आ रहा है रीसेंट, उसमें क्या हो रहा है, आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। लाइक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको एरर फाइंड आउट करनी है सेंटेंसेस में से। अब वो एरर कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। सो विल बी फोकसिंग अपॉन ऑल द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो कि अभी तक आपके एग्जाम में यूज किए गए हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए इंग्लिश के पेपर में। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, तो जितना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे वो है पार्ट आपका ग्रामेटिकल पार्ट में क्या होता है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आई हूं कि जब ग्रामर की बात हम करते हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है। ये कैसे होती है, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप स्कोर अच्छा करेंगे। अगर स्कोर आपका कैसा कम रह सकता है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। सो लेट अस हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। 2013 का जो हम पेपर ले रहे हैं यहाँ पर, इसका पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए ग्रामर वाला, वो क्या कह रहा है आपको, इट इज सेइंग अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। अलग अलग आपको जो भी जहां पर भी क्वेश्चन दिया गया है उसके मार्क्स आपको आगे ही पेपर में दिए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल से रिलेटेड। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, ये आपका क्वेश्चन है पहला। इसमें आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जहां पर आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल यूसेज। तो आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, हम सिलेबस को कवर अप कर चुके हैं ग्रामेटिकल पोर्शन को। आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए डिटर्मिनर का टाइप ही आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल्स हमने 3 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से, ए, एन और द। ए आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ यूज किया जाता है, इनडेफिनेट कोई भी चीज होती है, ओके, सिंगुलर कोई भी चीज है, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, ए। तो ए और एन तो इनडेफिनेट चीजों के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। और एन का यूज कब होता है, एन का यूज जब होता है जब आपका जो भी वर्ड है जिसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है, ओके, तो उसमें कैसी आ रही हो साउंड, आपकी वोवल साउंड आ रही हो, तब एन लगेगा। यही हमने पढ़ा है अभी तक कॉन्सेप्ट। तो पहला हम सेंटेंस एक बार चेक करते हैं। देखिए, डिड यू गेट फिल इन द ब्लैंक टिकट फॉर द शो। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, और वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम्हें टिकट मिल गया शो का। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टिकट की, तो टिकट क्या है, यहाँ पर एक इनडेफिनेट सिंगुलर थिंग है एंड उसके लिए नाउन है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो है देयर वाज फिल इन द ब्लैंक अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर। अभी ही मैंने आपको वापस से बताया कि हम ए और एन आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। एन आर्टिकल की जब बात होती है तो हम क्या करने वाले होते हैं, जब भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तभी हम एन का यूज करेंगे। तो देखिए, हमारी जो यहाँ पर नाउन है वो क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में वोवल साउंड है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसीलिए एन। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम, क्योंकि इंडेफिनिट है, एक
की बात की जा रही है। एक अर्थक्वेक था लास्ट ईयर यहाँ पर भी, श्रीनगर में भी, तो उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है फिल इन द ब्लैंक, एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल टुमारो। एक ये पर्टिकुलर एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं जो कि कब तक खुली रहेगी, कल तक, ओके, अंटिल टुमारो। तो अब यहाँ पर देखिए जब पर्टिकुलर की बात की जाए यानी कि हम एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, ओके यहाँ पर एग्जीबिशन क्या है, एक डेफिनेट नाउन है आपको दी हुई, ओके तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए और एन नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल टुमारो। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका वो सॉल्व हो चुका है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स का ज्यादा देखने को मिल रहा है, ओके तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पुट ऑन किए जा रहे हैं। देखो वहां पर आपसे पुटअप किया गया था क्वेश्चन की आप क्या भर दो, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स भर दो। यहाँ पर ये कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन से भरना है। तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। आपको पता है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आप प्रीपोजिशन जो भी अप्रोप्रिएट होगा आप भर दोगे वहां पर, ओके बट अभी जो रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं जब हम उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको पैटर्न में डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसका पहला जो सेंटेंस है हमें प्रीपोजिशंस भरने। प्रीपोजिशंस क्या होंगे, आपको जो भी लोकेशन बताए, पोजीशन बताएं, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, ओके ये सारे जो भी होते हैं हमारे ये क्या है, ऑफ वगैरह सभी आ जाएंगे प्रीपोजिशंस के अंदर। तो पहला हमारा सेंटेंस हम देखते हैं, दैट इज अ गुड वे फिल इन द ब्लैंक ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके की, कि किस चीज का तरीका है, अ गुड वे ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पर जो है अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, प्रीपोजिशन ऑफ। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है आपको वे ऑफ ट्राइंग, एक तरीका बता रहा है किसी चीज को करने का, ओके इसलिए यहां पर क्या रहेगा, ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा वी हैड डिसाइडेड दैट वी वुड मीट फिल इन द ब्लैंक द वे टू द ऑफिस। इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ था कि हम मिलेंगे कहां पर, रास्ते पर, ऑफिस का जो रास्ता है वहां पर, ओके तो ऑन द वे आप यूजुअली क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ऑन द वे, इन द वे तो नहीं बोलते, इनसाइड द वे तो नहीं बोलते, अंडर द वे भी नहीं बोलते, तो ऑन द वे। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट प्रीपोजिशन आपका ऑन द वे टू द ऑफिस, ओके। लास्ट जो इसका सेंटेंस है वो चेक करते हैं एक बार, दे सक्सीडेड फिल इन द ब्लैंक एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। वो लोग सक्सेसफुल हो गए किस चीज को करने में, भागने में, कहां से, प्रिजन यानी कि जेल से। तो सक्सेसफुल हुए हैं किसी चीज को करने में, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, इन, प्रीपोजिशन इन आप यूज करोगे। तो दे सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन इन। क्लियर है? देखिए काफी इजी सवाल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप चुटकियों में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है डायरेक्टली कि आप क्या करें, चेंज द वॉइस एंड री राइट द सेंटेंसेस। इनका वॉइस चेंज करना, वॉइस हमने पढ़ा हुआ है एक्टिव टू पैसिव भी हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है, पैसिव टू एक्टिव भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको लेक्चर्स जब दिए थे, जब हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, तो काफी सारी ट्रिक्स बताई थी कहाँ कहाँ बच्चे यूजुअली गलतियां कर देते हैं, और बाय का यूज कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, जब नहीं होता है तब क्यों नहीं होता है, या तो वो चीज अननोन होती है या अनइम्पॉर्टेंट होती है, तब हम बाय का यूसेज जो है वहां पे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड भी होती है कई बार चीजें, ओके। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। एक बार समझते हैं वॉइस जब चेंज करेंगे तो आपको देखिए एक और चीज यहाँ पर दी हुई है, काफी जैसे हलवाई दिया हुआ है हाथ में, चेंज इनटू एक्टिव। अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव, ओके। तो जो पहला है आपको दिया हुआ है सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में है, ओके। पहली चीज तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें बाय का यूसेज हुआ है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर साइड में हिंट भी दिया हुआ है कि यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो आप जब इसको चेंज कर लेंगे तो आप चाहे रफ में एक बार करके देख लीजिए करेक्शन, ओके, और उसके बाद जब फेयर लिखेंगे यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस ऑब्वियसली, बिकॉज पूरा ही सेंटेंस आपका रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, द एप्लीकेशंस शुड बी फिल्ड बाय नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स ओनली, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसको देखो
वर्ब देखो, ऑब्जेक्ट देखो, और उसके बाद हमारी जो चेंजेस हमें करने होते हैं, देखिए एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो फॉर्म्स में चेंजेस उस अकॉर्डिंग होते हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे। जो भी टेंस है उसका दूसरा तरीका है, वहां पर अलग हेल्पिंग वर्ब्स आप लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, यही बताया था। अब आप इसको जब उल्टा करेंगे यानी कि पैसिव से एक्टिव करोगे तो वो सारी चीजें हट जाएंगी। ओके, वो जो हेल्पिंग वर्ब्स एडिशनल हमने यूज करी थी वो हट जाएंगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग काम करना जरूरी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको पहले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या है, शुड बी फिल्ड है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, शुड फिल। क्यों रहेगा, क्योंकि हम यहां पर पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए थर्ड फॉर्म यहां पर नहीं आएगी। क्या हो जाएगा, नॉन कॉलेजियस स्टूडेंट्स शुड फिल द एप्लीकेशंस, fill the applications। अंडरस्टूड, क्या हो गया, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स शुड फिल द एप्लीकेशंस, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया जब हमने बाय वगैरह सब हटा दिया यहाँ पर और फॉर्म चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका पैसिव से एक्टिव में चेंज। अब देखिए जो सेकंड आपका सेंटेंस है वो क्या है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय मंडे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय मंडे। यहाँ पर बाय, ये दूसरा वाला बाय नहीं है जो पैसिव में होता है, ये बाय मंडे, यहाँ पर मंडे तक आपको वो सबमिट करना है, उसके लिए बाय का यूज किया गया है, तो इस पे भी ध्यान दें। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या करना है आपको, हिंट जो दिया हुआ है उसमें भी आपको समझ आ रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है आपको। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस को क्या करेंगे हम, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट उसको हम आगे ले आएंगे, योर असाइनमेंट्स, योर assignments must be, और फिर सबमिट की थर्ड फॉर्म सबमिटेड, मस्ट बी सबमिटेड बाय मंडे। ये बाय मंडे एज इट इज आप वहां से यहां पर ला सकते हैं, बाय मंडे। ठीक है, अब यहां पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि बाय यू, क्यों, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है एंड इट इज अनइम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ पर बाय यू को लिखना अवॉइड करेंगे। क्लियर है ये चीज आपको, तो ये इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है थर्ड सेंटेंस, सी जो नंबर है जिसका, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो साफ साफ लग रहा है एक स्टेटमेंट नॉर्मली दिया हुआ है। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव में हम इससे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पीपल है हमारे पास सब्जेक्ट, स्पीक है वर्ब, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एडिशनल हमारे पास जो भी फ्रेज दिया हुआ है वो है। अब उसको तो हम वहीं पर रखेंगे और हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, अब इसकी फॉर्म जब चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, इज स्पोकन। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पर क्या करेंगे हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि देखिए पीपल जो है, अब पीपल ही बोलेंगे और तो कौन बोलने वाला है इंग्लिश, अब एनिमल्स तो बोलने से रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कोई जब स्पेसिफिक चीज नहीं दी हुई है, पीपल जब भी वर्ड आता है आप उसको अनइम्पॉर्टेंट मान के कई बार अवॉइड कर देते हैं। अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो बाय पीपल, और अगर आप अवॉइड भी कर देते हो तो भी ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है। अंडरस्टूड, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आगे फुल स्टॉप लगा दो, और नहीं तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर, नरेशन जो था, रिपोर्टेड स्पीच जो हमने पढ़ी थी उसके ऊपर है। ओके, ये सारे सेंटेंसेस जो आपको दिए हुए हैं आपको इन्हें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। किस में करना है, यहाँ पे भी आपको हिंट दिए हुए हैं, इजीली, काफी इजी हो जाएगा इसके बाद तो करना। देखिए पुराना जो पैटर्न था उसमें तो काफी इजी थी चीजें।
इसको इनडायरेक्ट में करना है, इसको भी इनडायरेक्ट में, और लास्ट वाले को डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। अभी रिसेंटली ही हमने ये तो पढ़ा है टॉपिक, तो काफी फ्रेश भी होना चाहिए आपके माइंड में। ही सेड हैज द ट्रेन बीन डिलेड। यहाँ पर ही क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन पुट ऑन कर रहा है, ओके आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो देखिए ही सैड लिखा है इसने। सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में तो नहीं है, यहाँ पर ये पास्ट में ही चल रही है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ही सैड जो है इसको हम क्या करेंगे, अब आगे के पार्ट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ जी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हैज द ट्रेन बीन डिलेड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यस और नो से रिलेटेड है तो आप इफ से इसको स्टार्ट करेंगे, बाकी जो है फॉर्म्स आपकी चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएगा, ही आस्क्ड, अब यहाँ पे दैट ना लगा के हम क्या कंजंक्शन यूज करने वाले हैं, इफ, ठीक है। ही आस्क्ड इफ द ट्रेन, फॉर्म चेंज कर देंगे, हैज का हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन डिलेड। ओके एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि पंक्चुएशन मार्क्स तो हम हटा ही देंगे, साथ साथ हमें ये क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है। जब आप इसको क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो उसको हटा देना है आपको और फुल स्टॉप पुट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस वो है, अगेन वी हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट। तो यही है सेंटेंस आपका, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है, ओके। तो अब यहां पर मैंने आपको चीज बताई थी एक और, सबसे पहली चीज तो हमने ये चेक कर लिया कि ये पास्ट में है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। सेकंड चीज, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में चीज लिखी हुई है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उस पर जब आप फोकस कर रहे हो तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट भी है, ओके। तो ये भी मैंने आपको रूल बताया था, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस कर रहे होते हैं, ओके, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि वो कोई हैबिचुअल एक्शन है, यदि वो कोई यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ और फैक्ट है, तो आप उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, द टीचर सेड दैट, ठीक है। यहां से क्या कर देंगे हम, द टीचर सेड दैट, क्या कहा, पंक्चुएशन वगैरह हटा दिए हमने। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है एज इट इज हम लिख देंगे, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। क्लियर है आपको चीज। तो हमने जो भी चेंजेस करे वो पंक्चुएशंस में करे हैं और साथ ही साथ दैट कंजंक्शन को यहाँ पर जोड़ दिया है। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो थर्ड आपका सेंटेंस है इसमें आपको उल्टा करना है, वाइस वर्सा करना है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, ओके, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो विल बी फोकसिंग अपॉन दैट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑफिसर ने क्या कहा, ऑर्डर किया बेसिकली, ओके, द कैडेट्स नॉट टू स्टॉप, कैडेट्स को बोला कि तुम रुको मत। तो इसको जब हम किस में करेंगे, डायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए द ऑफिसर सेड कैडेट्स डू नॉट स्टॉप। क्यों, इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं इसको, देखिए जब आप इन चीजों को क्या करेंगे, डायरेक्ट में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आप पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखेंगे। द ऑफिसर सेड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गई, कैडेट्स कॉमा डू नॉट स्टॉप। क्यों इस तरीके से लिखा गया है ये सेंटेंस, क्योंकि ये एक कमांडिंग सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें, इसीलिए। तो दिस विल बी द करेक्ट conversion of this particular sentence from indirect to direct speech. I hope you understood. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें काफी ज्यादा सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है, काफी इजी पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक, और उसमें भी आपको काफी हिंट्स मिल रहे हैं, काफी सारी चीजें आपको बताई जा रही है। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। डिटर्मिनर्स हमने पढ़ लिए हैं, आर्टिकल्स पढ़े थे, डिटर्मिनर्स पढ़े थे, काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो उसी के बेसिस पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो सेंटेंस फर्स्ट दिया हुआ है वो क्या है, नॉट
फिल इन द ब्लैंक, स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब आपको इसको जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चंस आए, चाहे आर्टिकल फिल करना हो, चाहे आपको डिटर्मिनर्स फिल करने हो, प्रपोजिशंस फिल करने हो, व्हाट यू हैव टू डू इज आप पहले उस सेंटेंस को एक दो बार पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ओके, ये क्या कह रहा है, नॉट स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यानी कि ऐसा ही लग रहा है ना कि काफी सारे बच्चे जो है या विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इस तरीके की बात तो करते हैं कि ज्यादा लोग इस चीज को नहीं कर सकते, तो आप वहां पर नॉट के बाद क्या लगाएंगे, मैनी। नॉट मैनी स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। फिल इन द ब्लैंक के स्टार्टिंग में ही बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जितनी रोचक ये वाली किताब है उतनी काफी कम होती है यूजुअली। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे नॉट वगैरह तो लगा नहीं है तो हम मैनी का यूज तो करेंगे नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू। फ्यू बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, ये जो है डिटर्मिनर आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट हैव फिल इन द ब्लैंक मनी टू बाय अ ह्यूज हाउस। मेरे पास पर्याप्त राशि नहीं है कि मैं क्या खरीद सकूं, एक बड़ा घर खरीद सकूं। तो आपको यहाँ पे काफी इजीली ये बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है कि इसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। दैट मीन्स आई डोंट हैव इनफ मनी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनफ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। देखिए अगर आपने पढ़ाई करी है पूरी तरीके से, हमने जो भी कॉन्सेप्ट से बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ा है हर चीज को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए तो काफी इजी होनी चाहिए, आपको आराम से समझ भी आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस है दीज आर रिलेटेड टू द टेंसेस। साफ साफ पता लग रहा है कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि आपको वर्ब की सही फॉर्म बतानी है। तो ये क्वेश्चन किसका है, टेंसेस का क्वेश्चन है। जब टेंसेस का क्वेश्चन होता है तो आपको ध्यान रखना होता है काफी सारी चीजों का, पूरे उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका टाइम वो बताना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप वर्ब यहाँ पर चेंज करेंगे वर्ब की फॉर्म्स को। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म जब तक चेंज नहीं होगी करेक्टली तब तक वो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्ब में हलचल होना ही टेंसेस को बताएगा। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस हियर गिवन टू यू। दे हैव डैश वेट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है। देखिए जब भी आपको ब्रैकेट्स में वर्ब दी जाए दैट मीन्स आपको उसी वर्ब को उसकी ही करेक्ट फॉर्म वहां पर फिल इन द ब्लैंक में लिखनी होती है। वो कैसे लिखते हैं अभी सिखाती हूँ मैं आपको। दे हैव फिल इन द ब्लैंक वेट फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो। देखिए जब आप इसको समझ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, यहाँ पर हैव लगा हुआ है। ओके, और साथ में फॉर भी लगा हुआ है, फॉर आवर्स लगा हुआ है। तो हमने ये चीज सीखी थी कि जब हैव हो और साथ में क्या हो, फॉर लगा हो, आवर्स लगे हो। ठीक है, फॉर और सिंस का यूसेज हमने सीखा था, क्योंकि यहाँ पर हैड वगैरह नहीं है, हैव है सिर्फ। तो क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, काफी इजी है। दे हैव, आगे क्या लगाते हैं, फॉर्मूला याद कीजिए, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगेगी, बीन वेटिंग। अब देखो एक बार, क्या हमारा ये आंसर सही हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो। वो काफी घंटों से, बहुत घंटों से, बहुत देर से क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे आउटसाइड द टिकट विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, बीन वेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, आई विश ही डैश बी मोर सिंसियर एज फार एज हिज वर्क इज कंसर्न। तो देखिए जब भी हम बी फॉर्म की बात करते हैं, इज एम आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें जो है हम यूज में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्म करेक्ट आपको डालनी होगी, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आपको बी दी हुई है, यानी कि इज एम आर, वॉज, वर, इनमें से आपको जो भी अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आई विश, ये क्या कर रहा है, ये विश कर रहा है, इसकी इच्छा है कि क्या होता, ही किसी थर्ड पर्सन के लिए जो कि मेल है, बी मोर सिंसियर एज फार एज हिज वर्क इज कंसर्न, उसको और ज्यादा सिंसियरिटी दिखानी चाहिए अपने वर्क में जहां तक उसके काम की बात है, तो उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर वॉज वर की बात करेंगे हम, और वॉज वर में भी हम
यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या लगाएंगे, वर। देखिए जब भी मैंने आपको पढ़ाया था वॉज वर के बारे में, जब टेंसेस हम पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वर के 2 यूसेज बताए थे। एक यूसेज तो था जो कि नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड होकर चलेगा, और दूसरा यूसेज मैंने आपको बताया था जब आप कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन वो नहीं है, यू आर जस्ट इमेजिनिंग अबाउट दैट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम यहाँ पर इस सेंटेंस में को बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं क्या होता, प्रेसिडेंट होता इंडिया का, तो क्या होता, हम सिर्फ उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट द प्रेजेंट कंडीशन राइट नाउ। सो वहां पर हम वर का यूज करते हैं, और यहाँ पर भी ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, सिर्फ विश ही तो कर रहा है, ठीक है। तो विश जब करी जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप वर का यूसेज करेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट जो इसका सेंटेंस है वो क्या है, वो कह रहा है शी ऑफ्टन रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। रेस्ट की आपको सही वर्ब की फॉर्म लगानी है, रेस्ट जो वर्ब है आपको उसकी सही फॉर्म लगानी है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर। अब आप इसको समझिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, पहले स्टार्टिंग का पार्ट पढ़िए, फिर आफ्टर पार्ट पढ़िए, और उसके बाद एनालाइज कीजिए। देखिए क्या लिखा है, शी ऑफ्टन, वह अक्सर क्या करती है, रेस्ट करती है, आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, यही समझ आ रहा है। अब जब वो रोजाना करती है, अक्सर बेसिकली एक हैबिचुअल प्रोसेस हो गया है यहाँ पर, और हैबिचुअल प्रोसेसेस हम कौन से टेंस से बताते हैं, कहाँ यूसेज होता है हैबिचुअल, जो भी होती है हमारी एक्टिविटीज, उनको कैसे बताते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू। ओके, तो क्योंकि शी आ रहा है यहाँ पर, तो रेस्ट में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे बस। शी ऑफ्टन रेस्ट्स आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, यही है इसका करेक्ट आंसर। क्या कर दिया है हमने, क्योंकि शी था इसलिए हमने रेस्ट में एस या ई एस लगाना था, तो एस हमने लगा दिया अप्रोप्रिएटली जो लगता है इसमें। और क्योंकि ये एक हैबिचुअल प्रोसेस है, क्या है ये, एक हैबिचुअल एक्शन कह सकते हो आप, कि वो अक्सर क्या करती है, हार्ड वर्क करने के बाद रेस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसकी ही फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको रेस्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है आपका 7th क्वेश्चन, इस पर आ गए हैं हम, और ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने पढ़ी थी, मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी। क्या होती है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स आपको बताती हैं अलग अलग जो मूड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है, चाहे फिर वो सजेशन हो, कमांड हो, ओके, एडवाइसेस हो, ऑब्लिगेशंस हो, ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वो सारी चीज़ें लर्न कर लीजिए, याद आ जानी चाहिए आपको जैसे ही आप मॉडल शब्द देखते हो एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं, अगेन फिल इन द ब्लैंक वाला ही पैटर्न यूज किया गया है। तो पहला जो है आपका यहाँ पर सेंटेंस वो है, दे डैश हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट्स। ओके, अब आपको इसका मूड कैसे पता लगेगा, किस अकॉर्डिंग बनाना यहाँ दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि आपको किस मूड के अकॉर्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज करनी है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एडवाइजेबिलिटी की, कोई आपको क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है बेसिकली कि उनको क्या करना चाहिए था, हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट्स, उनको रुकना चाहिए था ट्रैफिक लाइट पे। जब भी हम एडवाइस की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ पर शुड, दे शुड हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट्स, उनको क्या करना चाहिए था, ट्रैफिक लाइट्स पर रुकना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, यू डैश वाइप योर फीट व्हेन यू कम इन, कंपल्शन, कंपल्शन यानी कि ये काम करना आपकी एक ड्यूटी हो गई है, एक बाउंडेशन हो गई है, कंपल्शन है ये कि करना ही करना है। जब इस तरीके के करना ही करना है वाली बात आ जाती, कंपल्शंस आ जाते हैं, ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा, मस्ट। यू मस्ट वाइप योर फीट व्हेन यू कम इन, जब भी तुम अंदर आओ तो तुम्हें हमेशा अपने पैरों को वाइप करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। थर्ड जो आपका लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मॉडल वाले क्वेश्चन में, वो है शी डैश प्ले द सितार एज वेल एज द वीणा। वह क्या कर सकती है, देखिए यहाँ पे एबिलिटी की बात की जा रही है ना, वो कर सकती है, क्या कर सकती है, वो सितार भी बजा सकती है और साथ साथ वीणा भी बजा सकती है। तो एबिलिटी की जब भी बात हो जाती है तो हम क्या करते हैं, देखिए पास्ट एबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम कैन का यूज करेंगे। शी कैन प्ले द सितार एज वेल एज द वीणा। अंडरस्टूड। तो ये जो आपको ब्रैकेट्स में यहाँ पर दिए हुए हैं
हिंट्स, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलती थी पुराने जो पैटर्न्स थे उसमें। आजकल ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा है, बट क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस किसी भी तरीके के आ सकते हैं, फिर वो मिक्स्ड हो सकते हैं, चाहे किसी भी पैटर्न में आए, अगर हमें क्वेश्चंस का पता है ओके किस किस पैटर्न से आ रहे हैं, वो क्या क्या उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं चेंजेस या एरर्स, वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। एरर्स जो बेसिकली आपको देखने को मिल रही है वो इनसे आप काफी ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या कह रहा है, डू एज डायरेक्टेड। जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस तरीके से करो, इसको ये इसका ये बनाओ, तो एज इट इज करना है आपको, ठीक है। ए जो आपका सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो वर्ड है, देखिए वोकैबुलरी हमने करी थी, वोकैबुलरी का ही एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये कह रहा है राइट द एंटोनिम। अब सबसे पहली बात तो क्या याद आनी चाहिए कि एंटोनिम क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका क्या हो, ऑपोजिट मीनिंग हो। क्या हो, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स अलग अलग तरीके से हम बना चुके थे, हमने सीखा भी था बनाना। अब यहाँ पर वर्ड पे फोकस करेंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, पारदर्शी, यही होता है ना। व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट द एंटोनिम, यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे, समथिंग विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो पहली चीज तो आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो नॉन ट्रांसपेरेंट। अगर आपकी वोकैबुलरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप अगर नॉन ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पर लिख रहे हो तो वो भी करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, जो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड माना जाएगा वो होता है ओपेक। ओपेक, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, उसे आप क्या कहते हो, ओपेक कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, वो है बी, फ्रेगमेंटेड। आपको जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वो है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, विभाजित होना, ठीक है, अलग अलग भागों में डिवाइडेड होना बेसिकली। सो राइट द एंटोनिम, इसका भी हमें एंटोनिम ही लिखना है। एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि कोई चीज अगर डिवाइडेड है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज जो कि एक साथ है। एक साथ के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर फ्रेगमेंटेड है इसलिए हम इसका ऑपोजिट क्या यूज करेंगे, यूनाइटेड। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड। क्लियर है ये चीज आपको, काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है वोकैबुलरी की तो ही आप समझ पाएंगे। देखिए इंडिग्नेंट जो वर्ड है, इसका आपको क्या लिखना है, सिनोनिम। अच्छा है सिनोनिम ही पूछा, अगर एंटोनिम पूछ लेते, मीनिंग पता ही नहीं होता तो क्या करते। देखिए इंडिग्नेंट का जो मतलब होता है वो होता है एंग्री होना, वायलेंट होना, ओके, इरिटेटेड होना, इंडिग्नेंट। तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट सिनोनिम अगर हम मानते हैं तो वो क्या होगा, एंग्री। अंडरस्टूड। हमने 3 टाइप्स के सिनोनिम्स पढ़े थे, एब्सोल्यूट, पार्शियल एंड नियर सिनोनिम्स। तो सबसे पहले यही ट्राई करना है कि कौन से आपके एब्सोल्यूट सिनोनिम के रूप में काउंट किए जाएंगे, उसी को आपको यूज करना है। तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, एंग्री होना। अब देखिए इन वर्ड्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी तो सिनोनिम पूछा है, इससे मिलता जुलता कोई भी शब्द पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया इसका, तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि हाँ ये वर्ड होता है, ये पहले आ भी चुका है। यू विल बी एबल टू डू दैट मोर इजीली देन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, देखिए 9th जो क्वेश्चन है ये है मेक सेंटेंसेस विद। हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी, ये वही फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स कैसे पढ़ी थी हमने, कि कोई भी वर्ब होती है और उसके साथ क्या लगा दिया जाता है, या तो कोई प्रपोजिशन लगा दिया जाता है या फिर कोई एडवर्ब लगा दिया जाता है। तो देखिए इन ही चीजों में क्या होना है, हमने देखना है, समझना है कौन सी फ्रेजल वर्ब है, क्या उसका मीनिंग होता है। देखिए अगर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो क्या याद करें, मीनिंग याद करें, समझें। पुट ऑफ, देखिए आपकी जो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर दी गई है वो क्या है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन यानी कि स्थगित कर देना किसी भी चीज को, ओके, स्थगित, पोस्टपोन सभी जानते हैं ये तो, पोस्टपोन करना। अब इसको आप क्या करना है, आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो एक सेंटेंस में एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूं यहाँ पर, वी
had to put off the meeting due to heavy rainfall. क्या लिखा मैंने? वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. अब यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखनी है, मार्क्स कहाँ कट हो सकते हैं. नो डाउट अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़ी है, आपको उसका मीनिंग भी पता है, बट अगर टेंसेस नहीं याद हो रहे हैं सही से, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है सेंटेंस का, तो वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है. इसलिए जो भी फॉर्म्स वर्ब के आप यूज कर रहे हैं उसको लिखने के बाद एक दो बार वापस पढ़ें कि क्या आपने उसे सही लिखा है. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. क्योंकि क्या हो रहा था, काफी तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके कारण हमें मीटिंग को पुट ऑफ करना पड़ा, यानी कि स्थगित करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा. ओके, तो ये इसका यूसेज हो गया सेंटेंस में. दूसरा देखते हैं ब्रेक इन. ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्सफुल एंटर कर जाना किसी भी एरिया में. क्या करना? फोर्सफुली एंटर करना. टू एंटर फोर्सफुली, ऐसा लिख दो. टू एंटर फोर्सफुली, वो कहीं पे भी एंटर हो सकता है, फोर्सफुली होना. ओके, अब फोर्सफुली तो कौन ही एंटर होंगे? या तो टेररिस्ट होंगे या थीव्स होंगे, ऐसे ही लोग होंगे यूजुअली. ओके, सो ब्रेक इन को अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखते हैं. द थीव्स, चोर, ट्राइड टू ब्रेक इन लास्ट नाइट. कल रात चोरों ने क्या कोशिश करी? फोर्सफुली अंदर घुसने की कोशिश करी. अंडरस्टूड? तो ये आपका सेकंड जो फ्रेजल वर्ब थी उसको भी हमने यूज कर लिया है सेंटेंस में, उसका सेंटेंस भी बना दिया है. थर्ड जो है हमारी, टू बी इन अ फिक्स. टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. कहाँ होना? टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ऐसी विलोम परिस्थिति जो हो जाए, ओके, वहां पर रहना. टू बी इन अ फिक्स. तो अब इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ सेंटेंस में? आई वॉज इन अ फिक्स. टू बी इन अ फिक्स में आपसे सिर्फ क्या यूज करना है आपको? इन अ फिक्स. आई वॉज इन अ फिक्स yesterday when I lost my car. कल जब मैंने अपनी कार खो दी तो क्या था? मैं I was in a very difficult situation at that time when I lost my car. Okay, तो क्या था ये? He was in a fix. अंडरस्टूड? तो आपको देखिए सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है? फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे. और यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर भी सही तो है ना, तभी आपको मार्क्स पूरे मिल पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. वन वर्ड लिखना है, राइट? वन वर्ड फॉर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, वोकैबुलरी का जो हमने पढ़ा था टॉपिक. ओके, उसी से रिलेटेड है. यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपको फ्रेज दिया हुआ है वो क्या है? दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. ऐसी कोई चीज जो कि करेक्ट नहीं की जा सके, फिक्स नहीं की जा सके. बेसिकली क्या नहीं की जा सके? फिक्स नहीं की जा सके, सही नहीं की जा सके. उसके लिए आपको एक वर्ड देना है. तो उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? देखिए, इररिप्लेसेबल. सॉरी, इररिपेरेबल. ओके, कोई चीज जो रिपेयर ना हो पाए, फिक्स ना हो पाए, सही ना हो पाए, करेक्ट ना हो पाए, वो क्या हो जाएगा? इररिपेरेबल. नेक्स्ट है आपका अ थिंग फिट टू ईट. एक ऐसी चीज जो कि खाने के लिए सही है. अब आप जब भी कोई चीज खाते हो, कोई भी फूड आइटम आपने पिक किया, चाहे फिर वो शॉप से किया हो या घर से किया हो, एक बार आप उसको चेक करते हो कि क्या आप उसे खा सकते हैं या नहीं, वो एडिबल है या नहीं. ओके, तो यहाँ पर क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं? एडिबल. आपने ऑयल के पहले भी कई बार ये सुना होगा, एडिबल ऑयल है. ओके, एडिबल ऑयल का मतलब एक ऐसा तेल जिसे आप कंज्यूम भी कर सके. ओके, तो आप एडिबल के अलावा और क्या लिख सकते हो? समथिंग विच इज कंज्यूमेबल, जिसे आप कंज्यूम कर सके.
ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, या और सिनोनिम्स आपको याद है तो यू कैन पिक वन फ्रॉम दोस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। जब आपको जायदाद मिलती है किसके थ्रू, फादर के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज। क्या कहते हैं, हेरिटेज। या तो हेरिटेज बोलते हैं, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फादर के थ्रू ही मिली है आपको जो भी जमीन जायदाद मिली है, तो आप उसको कहते हैं पैट्रीमनी। एक होता है एलिमनी जो कि डिवोर्स के बाद लिया जाता है, और पैट्रीमनी होता है जो फादर आपको दे रहा है प्रॉपर्टीज, जो आप इनहेरिट कर रहे हो, आपकी हेरिटेज में, इनहेरिटेंस में है जो, ओके, उसके लिए आप क्या कहोगे, या तो इनहेरिटेंस बोलोगे उसको, सॉरी इनहेरिटेंस, या फिर पैट्रीमनी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपका जो है पार्ट ए खत्म हो गया, ग्रामेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट बी विच इज कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन की जब बात होती है तो यू आर गिवन अ पैसेज, एक पैसेज दिया जाता है अनसीन आपको, जिसे आपको पढ़ना होता है। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि क्या इसकी ट्रिक होती है, आपको इसको एटलीस्ट थ्राइस रीड करना ही है, 3 बार रीड करना है। पहली बार में आपको हल्का हल्का समझ आता है, दूसरी बार में आपको उसका पूरा जो जिस्ट है वो समझ में आता है, और तीसरी बार में आपको क्या करना है ताकि कोई पॉइंट ना रह जाए, और जब पढ़ते हो साथ साथ आपको अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स, तो वो 3 बार का जो सिस्टम है उससे आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा ना। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा आराम से, वो लाइन बाय लाइन आपको पैसेज दिया हुआ है, आप इसको जब रीड कर लोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पर मैं आपको एक बार को ये समराइज कर देती हूँ। देखिए कलाम के द्वारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, बताया हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर अनसीन पैसेज टॉक्स अबाउट कि एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो नासा जो लैंगले रिसर्च सेंटर होता है हैम्पटन वर्जीनिया से, वहां से जाता है गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो कि कहाँ पर है स्थित, ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में। ओके, और ये जो सेंटर होता है पर्टिकुलर, ये क्या करता है, ये डेवलप करता है और मैनेज करता है नासा के जो अर्थ ऑर्बिटिंग साइंस है, ओके, और उसके जो एप्लीकेशन सैटेलाइट्स है उन सारी चीज़ों को। ओके, और क्या करता है ये ऑपरेट भी करता है जो नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क्स है सारे स्पेस मिशंस के लिए उनको। नेक्स्ट है कि जब इसकी जो विजिट थी वो जब एंड होने लगी थी, तो ये फिर वहां से कहाँ चला गया, वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी एट वॉलप्स आइलैंड इन ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया। जब इसका यहाँ का टूर खत्म हो गया, विजिट खत्म हो गई, तो ही वेंट टू दिस प्लेस, एंड इस प्लेस पे क्यों गया वो, बिकॉज ये जो है ये बेस था नासा के साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम का। किस चीज के लिए बेस था, किस चीज की फाउंडेशन थी, नासा का जो रॉकेट प्रोग्राम था जो कि काफी जाना माना है और काफी जिसने फेम पाया है, वहां पर था। ओके, तो यहाँ पर इसने क्या किया, ही सॉ पेंटिंग, क्या देखा इसने, एक पेंटिंग देखी, प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड यानी कि जो कि काफी विजिबल तरीके से वहां पर डिस्प्ले करी हुई थी इन द रिसेप्शन लॉबी। इस पर्टिकुलर प्लेस की जो रिसेप्शन की लॉबी थी वहां पर ये बैठकर उसको देखता है एक बार को। ओके, इसका ध्यान आकर्षित होता है, एंड वो जो पर्टिकुलर पेंटिंग थी उसका डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि दैट पेंटिंग डिपिक्टेड अ बैटल सीन, एक युद्ध का जो सीन है उसमें वो डिपिक्ट किया जा रहा था, विद अ फ्यू रॉकेट्स फ्लाइंग इन द बैकग्राउंड, और पीछे क्या उड़ रहे थे, कुछ रॉकेट्स उड़ रहे थे। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वॉलप आइलैंड की, जो कि कहाँ है, ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया में है, जो कि किसके लिए जाना माना है, काफी प्लेस रॉकेट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ओके, और रॉकेट प्रोग्राम से रिलेटेड है इसीलिए इसकी लॉबी में जो पेंटिंग लगी हुई है, बैटल सीन तो वो दर्शा रही है, बट बैकग्राउंड में उसके क्या है, कुछ रॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं फ्लाई करते हुए। सो अ पेंटिंग विद दिस थीम शुड बी द मोस्ट कॉमन प्लेस थिंग एट अ फ्लाइट फैसिलिटी। ओके, तो वो कहता है कि अगर ऐसी जगह पर मैं जा रहा हूँ जहाँ पे फ्लाइट से रिलेटेड ही सारा काम है, ओके, तो वहां पर तो ये चीज जो है क्या होनी चाहिए, काफी कॉमन होनी चाहिए। बट यहाँ पर एक बात आई है, एक ट्विस्ट आया है, क्या कह रहा है, बट द पेंटिंग कॉट माई आई because the soldiers on the side launching the rockets were not white but dark skinned with the racial features of people found in South Asia.
इसने उस पेंटिंग को जब देखा तो इसका ध्यान आकर्षित क्यों हुआ? वैसे तो काफी कॉमन चीज होनी चाहिए, अगर आप ऐसी किसी प्लेस पर जा रहे हो जो कि टोटली डेडिकेटेड है टू द रॉकेट्स एंड ऑल, तो वहां पर ऐसी पेंटिंग या ऐसे डिस्प्लेस देखना काफी कॉमन चीज होनी चाहिए। बट ही इज सेइंग दैट देयर वाज अ ट्विस्ट, क्यों मेरा इस पेंटिंग की तरफ आकर्षण बढ़ा? देयर वाज दिस रीजन कि उस पेंटिंग में जो सोल्जर्स थे जो कि रॉकेट को लॉन्च कर रहे थे, जो लॉन्च करते हुए दिख रहे थे, वो क्या थे? वो वाइट स्किन्ड नहीं थे, दे वर डार्क स्किन्ड। क्या थे वो? काले लोग थे। दे वर नॉट वाइट पीपल, जो कि यूजुअली ऐसे प्लेसेस पर पाए जाते हैं, वर्जीनिया हो गया, ओके, ऐसी प्लेसेस जो हो गई वहां पर। तो वो कह रहा है कि जो मेरे को वहां पर दिख रहे थे उस पेंटिंग के अंदर लोग, उनका जो रेशियल फीचर है वो क्या था? उनकी स्किन डार्क थी टोन में, एंड कैसी थी? जैसे कि लोग कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एशिया में पाए जाते हैं। तो वन डे माई क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, तो एक दिन इसकी जिज्ञासा काफी ज्यादा जागी और ड्रोविंग मी टुवर्ड्स अ पेंटिंग, और इसने काफी ज्यादा पास जाकर उसको देखा, फिर ढंग से उस पेंटिंग को निहारा। इट टर्न्ड आउट टू बी टीपू सुल्तान्स आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश। और जब उसने उसको करीब से जाकर देखा और समझा तो उसमें उसने क्या देखा कि वो जो पेंटिंग थी, जो जिसमें वो डार्क स्किन पीपल थे, वो कौन थे? वो टीपू सुल्तान जो था एम्परर, उसकी जो आर्मी थी, उसके जो ट्रूप्स थे वो लड़ रहे थे वहां पर। ओके, उसकी आर्मी फाइट कर रही थी किससे? ब्रिटिशर्स से। ओके, तो वो उसका सीन वहां पर डिपिक्ट किया गया था। द पेंटिंग डिपिक्टेड अ फैक्ट फॉरगॉटन इन टीपूज ओन कंट्री। अब टीपू की जो ओन कंट्री थी वो मानी जाएगी इंडिया यहाँ पर। ओके, तो टीपू सुल्तान की जब हम बात करें तो वो कह रहा है कि जो इसने पेंटिंग ने एक फैक्ट जो है वो डिपिक्ट जो किया था वो ये था कि ये जो फैक्ट था इसमें किसका यूसेज हुआ है? रॉकेट्स का यूसेज हुआ है। रॉकेट्स को लॉन्च किया जा रहा है बाय द आर्मी ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि डार्क स्किन्ड है। ओके, वो कह रहा है कि ये फैक्ट जो है टीपू की ऑन कंट्री यानी कि इंडिया में या एशिया में बेसिकली जो है वहां पर भुला दिया गया है, फॉरगॉटन है, बट कॉमेमोरेटेड हियर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट। बट खुद की देश में तो उसको नहीं इतना इसको फोकस किया गया या तवज्जो दी गई, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट यानी कि दूसरा जो हिस्सा है प्लैनेट का, वहां पर यहाँ पर जाकर, जो कि काफी अनकॉमन चीज मानी जा रही है, क्योंकि इसी चक्कर में तो इसका भी उस पर आकर्षण बढ़ा। सो आई वॉज हैप्पी टू सी एन इंडियन ग्लोरिफाइड बाय नासा एज अ हीरो ऑफ वॉरफेयर रॉकेटरी। तो ये क्या कह रहा है कि, और मैं काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ, खुश हुआ कि इंडियन जो था एक टीपू सुल्तान, वो उसे ग्लोरीफाई किया गया किसके द्वारा? यहाँ पर नासा के द्वारा, जो कि एज अ हीरो ऑफ रॉकेटरी वॉरफेयर माना जा रहा है। ओके, तो यानी कि काफी समय पहले ही रॉकेट्स जो थे उनका यूसेज कर दिया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो उस चीज को हमने तो भुला दिया है, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट वो लोग इसको याद कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं और कोमेमोरेट कर रहे हैं। So my impression of the American people can be summarized by a quotation from Benjamin Franklin. तो अब ये क्या कह रहा है? जब इसने इस पूरी पेंटिंग को अच्छे से समझा, देखा, तो इसने समराइज करने की कोशिश करी, इसकी जो एक इमेज बन गई है अमेरिकन पीपल के बारे में इसके माइंड में, तो वो कहता है उसको मैं एक बार को समराइज करना चाहूंगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के कुछ वर्ड्स में। वो वर्ड्स क्या है यहाँ पर? दोज थिंग्स दैट हर्ट इंस्ट्रक्ट। जो भी चीज क्या करती है? हर्ट करती है, वो इंस्ट्रक्ट भी करती है आपको। I realize that people in this part of world meet their problems head on। और ये क्या रियलाइज करता है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, प्लैनेट के जो दूसरी और जहाँ मैं खड़ा हूँ अमेरिका में, वहां पर ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं? दे मीट देयर प्रॉब्लम्स हेड ऑन। हेड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया? ब्रेवली किसी चीज को फेस करना। ठीक है, दे अटेम्प्ट टू गेट आउट ऑफ देम रादर देन सफर देम। तो वो क्या करते हैं यहाँ के लोग? यूजुअली अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है तो दे ट्राई बेसिकली टू कम आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम दैट। ओके, तो ये इसका पूरा जिस्ट था, हमने इसको समझा है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस हियर। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हिच प्लेस इज द बेस फॉर नासाज रॉकेट प्रोग्राम। जो नासा का रॉकेट प्रोग्राम है उसका जो फाउंडेशन प्लेस है, जो बेस है, वो कहाँ पर है? तो ये तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको भी बताया भी था। देखिए ये रहा, दिस प्लेस वाज द बेस। कौन सा प्लेस था बेस? वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी एट वॉलप्स आइलैंड इन ईस्ट कोस्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है? व्हेनेवर यू आर आंसरिंग इन योर आरएएस मेंस एग्जामिनेशन, आपको जो स्ट्रक्चर रखना है सेंटेंस का वो सही रखना है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आपको सेंटेंस में आंसर को पिरोकर
उसको पेश करना है, ज्यादा लाइंस में नहीं डालना है, 1 to 2 लाइंस वुड बी इनफ फॉर अनसीन पैसेजेस क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कलाम्स ऑब्जर्वेशन अबाउट अमेरिकन पीपल। अब कलाम की ऑब्जर्वेशन क्या है अमेरिकन पीपल के बारे में, ये तो हमने अभी जस्ट लास्ट में ही पढ़ा है। क्या है इसकी इसने क्या समझा इससे कि पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मीट देयर प्रॉब्लम्स हेड ऑन, यानी कि अमेरिकन पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो किस तरीके से आंसर। कलाम्स ऑब्जर्वेशन अबाउट अमेरिकन पीपल is that the people of America meet their problems head on or bravely। इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Kalam attracted towards a painting in the reception lobby? Is the irony being referred to by Kalam in the passage? तो हाँ, कलाम ने इसको पैसेज में आयरनी को वहां पर डाला है, बिल्कुल। सो यस, द आयरनी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय कलाम इन द पैसेज, और किस तरीके से की गई है वो आप यहाँ पर वापस से बताएंगे। क्या कहा था इसने, इट अट्रैक्टेड माय अटेंशन, क्यों, बिकॉज ये रहा, because the soldiers on the side launching rockets were not white but dark skinned, ठीक है, with racial features, okay, of people found in South Asia। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, इसमें आयरनी क्या है उसकी बात भी कर लेते हैं। आयरनी ये थी कि इंडिया में तो लोगों ने इसको भुला दिया है, बट on the other side of the planet, that is in America, in Virginia, at this Wallops Island Facility Center, वहां पर क्या हो रहा है उसको अभी भी कोमेमोरेट किया जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन हमने पढ़ी थी इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करके अकॉर्डिंग टू द आंसर लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, व्हाट डज द वर्ड प्रोमिनेंटली मीन इन द पैसेज। प्रोमिनेंटली जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी पार्ट, तो वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं प्रोमिनेंटली कहाँ पर यूज हुआ था हमारा ये वर्ड, ये रहा, I saw a painting prominently displayed। prominently displayed यानी कि something which is noticeable, okay? जब आप एंटर कर रहे हो किसी भी जगह पर, अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज, आपके तुरंत नोटिस में आ रही है, तो वो क्या हो जाती है, prominently। prominently क्या हो जाएगा इसका मतलब, easily noticeable, easily noticeable। अंडरस्टूड, समझ आया ये आपको। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज को रीड करके क्या करना है, उसके आंसर्स खोज निकालने, काफी इजी आपको ये दिया हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ट्रांसलेशन, जो आपको कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में दिया जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट का, और ओवरऑल आपका 12th क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आपका यही पैटर्न आता है हमेशा से, अभी तक यही चलता आ रहा है सिलेबस में कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं हिंदी में, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो सिर्फ ये एक ही ऐसा पैटर्न है यूजुअली, अगर हम ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो, जो कि एज इट इज चलता आ रहा है। बाकी ग्रामर में तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पैटर्न में, बट ये पैटर्न सिमिलर है अभी तक भी। तो पहला ही जो हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं, क्या तुम यह कहानी पढ़ चुकी हो। क्या है ये, सबसे पहले तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। अब लास्ट में देखो, चुकी हो, चुकी हो मैंने आपको बताया था टेंसेस पढ़ते वक्त भी क्या होता है, जब चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है आपके लिए, दैट इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो जब इंटेरोगेटिव की बात होती है तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम, हैव और हैज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हम तुम के लिए यू वर्ड यूज करने वाले हैं, तो उससे पहले हम हैव का यूज करेंगे। हैज यू तो नहीं होगा, यू तो हैव यूज करेगा अपने आगे, तो हैव यू। अब दूसरी चीज क्या है, पढ़, वर्ब क्या है हमारी, पढ़, पढ़ चुकी हो, तो हैव तो हमने लगा दिया ऑलरेडी, ओके। पढ़ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीड, और यहाँ पर क्योंकि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। बट वन मोर थिंग, जब हम रीड वर्ब की बात करते हैं तो रीड वर्ब को मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूं मैं कि वर्ब की 1 2 3 जो तीनों फॉर्म्स होती है रीड की, लिखी तो सेम जाती है, स्पेलिंग आपकी सेम रहेगी, व्हाट विल चेंज इज द प्रोनाउंसिएशन हियर। तो आपको स्पेलिंग तो यही लिखनी है, रीडेड वीडेड मत कर देना, गलत हो जाएगा। रीड, ये ध्यान रखिएगा, रीड ही रहेगा, बट प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज होगा। हैव यू रेड, ये पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। क्या चीज पढ़ चुकी हूँ, यह कहानी, ये भी यूज करना है दिस। कहानी क्या होती है, स्टोरी,
क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका सेंटेंस, हो गया ट्रांसलेट। हैव यू रेड दिस स्टोरी, क्या तुम यह कहानी पढ़ चुकी हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है, बहुत धुंध है तुमको संभल कर चलना पड़ेगा। ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, इट इज चलना। ओके, तुम्हें संभल कर चलना पड़ेगा। तो बहुत धुंध है तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंपल्शन हो रहा है। ओके, एक तरीके से कंपल्शन ना मान के आप एडवाइस मान सकते हो। क्या करना है इसको, बहुत धुंध है, धुंध को आप क्या कहते हो, फॉग। और क्योंकि इट इज फॉगी, आप इसको बेसिकली लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसको, इट इज फॉगी, इट इज फॉगी। कॉमा है तो कॉमा यहाँ पे भी लगा देंगे। यू विल हैव टू, क्योंकि चलना पड़ेगा तो विल तो आएगा ही आएगा, यू विल हैव टू हो जाएगा यहाँ पे, यू विल हैव टू वॉक संभल कर, यानी कि केयरफुली। गॉट इट, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बारिश होने वाली है अपना छाता मत भूलना। क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज गोइंग टू रेन या फिर इट इज अबाउट टू रेन। दोनों ही तरीकों से सही रहेगा, बट हम यहाँ पर और सेफ साइड लेके चलेंगे तो हम क्या लिखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू रेन। अब कॉमा है तो कॉमा जरूर लगाए, पंक्चुएशन मार्क्स को मिस ना करें वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अपना छाता मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, डू नॉट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। क्लियर है ये चीज आपको। नेक्स्ट देखिए, शायद वह अपने माता पिता से मिलने गई होगी। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये शायद पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी क्या है, कम है थोड़ी सी, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, माइट यूज करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी माइट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, गई होगी से आपको जेंडर पता लग रहा है तो आप शी से स्टार्टिंग करेंगे, शी माइट हैव गॉन, गई होगी, हैव गॉन, कहाँ गई होगी, मिलने गई होगी, टू मीट या फिर विजिट, कुछ भी आप वर्ब यूज कर सकते हो। टू मीट हर लगाएंगे क्योंकि शी है यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स, मीट हर पेरेंट्स। अंडरस्टूड, सो शी माइट हैव गॉन टू मीट हर पेरेंट्स, ये इसका सही ट्रांसलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो है, छात्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो जो छात्र संघ होता है, ठीक है, यूनियन जो होता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट यूनियन की जो मीटिंग होती है, कार्यकारिणी बैठक इज अ मीटिंग दैट इज गोइंग ऑन। सो द मीटिंग, कौन सी मीटिंग हो गई आपकी, स्टूडेंट यूनियंस मीटिंग इज गोइंग ऑन, चल रही है। ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो अगला क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंग्लिश पेपर 4th ऑफ द RAS मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर 13 जो क्वेश्चन है ये, इट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन पार्ट। नाउ कंपोजिशन पार्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं पैराग्राफ राइटिंग पे। पैराग्राफ राइटिंग हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से लिखना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वर्ड लिमिट 200 से ज्यादा एक्सीड ना करे। ओके, 200 ही आपको वर्ड लिमिट रखना रहेगा। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट इज, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था तीनों में से आप कोई एक जब चूज करेंगे टॉपिक, तो क्या करना है आपको उसमें, जो ऐसा नहीं कि पहला ही देख के अच्छा लग गया तो उसी पे लिख दिया, बाकी के दोनों भी चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप समझेंगे कि किस पे ज्यादा आप लिख पा रहे हैं, देन यू विल राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो आप ज्यादा अच्छे से जिसके पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आई गिव यू अ सैम्पल अबाउट दिस स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, नेशनल मिशन से ये कनेक्ट करता है, काफ़ी सारे इसके की पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो विल बी टेकिंग दिस एज अ सैम्पल। अभी आगे हम देखते हैं इसका सैम्पल भी। ठीक है, ये जो कंपोजिशनल स्किल्स है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसके आगे हम इसके सैम्पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट जो आपका 14th क्वेश्चन है कंपोजिशन में, वो आता है टू राइट अ रिपोर्ट इन 150 वर्ड्स। वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट रखने की कोशिश करो। 1-2 वर्ड भले ही ज्यादा हो सकते हैं पर उससे ज्यादा ना करें। ओके,
किस चीज के ऊपर लिखनी है रिपोर्ट? मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन योर स्टेट। आपके स्टेट में मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते हो इसके अलावा? यू कैन राइट अ कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन। व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग एनीवेयर फॉर जॉब, आप सीवी जब अपना देते हैं, ओके, रिज्यूमे जब अपना देते हैं, तो देयर यू रिक्वायर अ कवर लेटर एज वेल, उसके साथ वो जाए। ओके, तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है उसका भी हम सैंपल आपको दिखाएंगे। ओके, आप उसमें साथ साथ आपको यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो सपोर्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशंस, आपको किसकी पोस्ट के लिए करना है सबसे पहले ये समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। अब जैसे ही आपको पोस्ट का पता लग गया, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशंस भी वहां पर उसकी मेंशन करेंगे, क्या क्या बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। देन एड्रेस द लेटर टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये भी चीज मिल गई है कि लेटर लिखना किसको है। ये जो कवर लेटर है ये किसको एड्रेस करेंगे आप? रजिस्ट्रार कहाँ का? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। ओके, तो आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, या फिर एक और इंटरनल चॉइस है, ओके, which is about write a précis of the extract given below in about 80 words। précis writing हमने सीखी है, किस तरीके से चीज़ों को हम कंप्रेस करके लिख सकते हैं। 1/3 हमें बनाना है, क्या बनाना है? 1/3 बनाना है इस पूरे पैराग्राफ का जो भी आपको दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने टिप्स और ट्रिक्स समझ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, हमारी क्लासेस में जो भी हमने अभी तक लेक्चर्स किए हैं उनमें हम समझ चुके हैं। तो अब एक बार इनके सैंपल्स हम देख लेते हैं। देखिए स्वच्छ भारत अभियान पैराग्राफ जो हमने लिखा है यहाँ पे, वी हैव स्टार्टेड बाय मेंशनिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। पहले इंट्रोडक्टरी लाइन से हमने स्टार्टिंग करी है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डाला है कि ये चीज़ क्या है, कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, फिर इसके मिशन पर आ गए कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो क्या है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट लेटर ऑन, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे पैराग्राफ राइटिंग के भी, चाहे हम 200 ही शब्द लिख रहे हैं, 20 ही लाइन लिख रहे हैं, बट देयर शुड बी यूनिटी इन द पैराग्राफ। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दैट विल फॉलो 3 टाइप्स। उसमें क्या होगा? इंट्रोडक्टरी लाइंस होंगी, देन उसके साथ बीच में होगा जो मेन उसका मुद्दा है, उसके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट, एंड टुवर्ड्स द एंड विल हैव अ कंक्लूडिंग लाइन। ओके, एक या 2 हो सकती है आराम से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराग्राफ, तो यहाँ पर लाइन्स में बातें करेंगे। लेटर की जब बात होगी तो वहाँ पर सेम ही चीज़ें रहेंगी बट इन पैराग्राफ्स। ओके, उस पर भी फोकस करेंगे। हमने पहले बताया स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं और कर सकते हैं अप्लाई, क्या इसका क्रूशियल रोल रहेगा, और उसके बाद इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो हमने यहाँ पर बताया है। तो यू विल हैव टू रीड दिस। ओके, आप रीड कीजिएगा और खुद से भी कुछ नया लिखने की कोशिश कीजिएगा ऑन द सेम टॉपिक्स। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्ट ऑन स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन राजस्थान। अब इसमें रिपोर्ट में जो है आपको काफ़ी कंसाइज करके चीज़ें लिखनी होती है। यू हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स जो कि बताई गई है। रिपोर्टिंग करना बेसिकली क्या हो गया, कोई भी चीज़ घटित हुई, कोई भी नई सब्सिडी लॉन्च हुई, कोई भी नई पॉलिसीज़ लॉन्च हुई, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, जो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हो, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो, दे ऑल आर रिपोर्टिंग द थिंग्स, जो कुछ हो चुका है घटित उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप उन्हीं चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है। दैट इज टोटली योर चॉइस कि आप रिपोर्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो you'll focus upon this also, take a screenshot of this, you'll understand कैसे इसको आंसर आपको करना है। I hope you'll get it after reading it once. Then let's talk about the last part of our whole question paper here of 2013, cover letter for the post of assistant professor। देखिए कवर लेटर क्या होता है? इट इज अ जॉब एप्लीकेशन, इसका ये दूसरा नाम होता है जॉब एप्लीकेशन। आप सुना होगा आपने, जब भी आप किसी भी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर कवर लेटर उसके साथ अपने सीवी या रिज्यूमे के साथ भेजना होता है। ये जो कवर लेटर होता है इसका क्या मेन मोटो होता है कि आप अपना सीवी क्यों भेज रहे हैं, कहाँ पर आपने इसका रेफरेंस देखा है, अगर देखा है तो ओके, या कई बार एडवर्टीजमेंट्स में आपको पता लगता है या किसी के रेफरेंस के थ्रू आपने देखा हो, एंड sometimes you are willingly trying to apply for the particular job post in any of the universities, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, खुद का एड्रेस देंगे। अब खुद का एड्रेस, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, खुद से इमेजिनरी बनाएंगे। ओके, आपने यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट इज आपको एड्रेस करना है, उसका एड्रेस डालेंगे आप जिसको आप इस लेटर को लिख रहे हो। तो आपको ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड है एज इट इज आपको लिखनी है, और जो नहीं मेंशन्ड है वो आपको इमेजिनरी लिखनी है। ठीक है,
बट रिलेटेबल होना चाहिए। सो टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को एड्रेस करना था हमें अपना लेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना, तो पूरा स्पेसिफिक आप डाल सकते हैं। देन सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन जो लिखते हैं उसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ फोकस अपॉन दिस थिंग कि आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा जो हो, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हो कवर लेटर। तो हम सब्जेक्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से ही क्या होता है, आगे जो पर्सन जो भी रीड कर रहा होता है उसको, जो भी ऑडियंस आपकी रीड कर रही होती है उसको एक क्रिस्प प्रिव्यू मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर लेटर जो है वो किस चीज के बारे में, या जो एप्लीकेशन है किस चीज के रिगार्डिंग है। ओके, तो यहाँ इसको क्रिस्प रखना, शॉर्ट रखना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और रिलेटेबल होना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द सल्यूटेशंस, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। वी डू नॉट नो वहाँ पे कौन होगा सर और मैम, अगर आपको पता है तो आप सर है तो सर के बारे में लिख सकते हो, मैम हो तो मैम लिख सकते हो, बट व्हेन यू डू नॉट नो कि सामने कौन इसको रीड करने वाला है तो आप यहाँ पर ऑब्लिक लगा के दोनों लिख देंगे। देन यू विल यूज अ पंक्चुएशन मार्क। ओके, देन आप उसी मार्जिन में चलेंगे। देखिए सारी चीजें लेफ्ट मार्जिन में ही चलेगी, तो आपको जब भी व्हेनेवर यू आर राइटिंग कवर लेटर ये चीज ध्यान रखना है कि मार्जिन जो है वो सेट रहे, अपडेटेड लेटेस्ट जो फॉर्मेट होता है लेटर का उसी में आप उसको लिखें। देन आप स्टार्ट करोगे, क्या आप अपने आप को बताओगे क्यों आप इस लेटर को लिख रहे हो। सो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, किस चीज में इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश ऐड कर दिया है। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप इसकी बजाय क्या लिख सकते हो, इन योर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। अब मैंने आपको बताया कि यू हैव टू इंक्लूड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो कि आपको ऑल्सो हिंट दिया गया है क्वेश्चन में भी। तो अब आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। आपको सबसे पहले तो डिग्री होना चाहिए, किसमें, देखिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश को यूज करें तो इंग्लिश लिटरेचर में हमने क्या किया हुआ है, पीजी की डिग्री ले रखी है। कहाँ से ले रखी है, अब मैंने यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल डाला हुआ है, और इसके साथ साथ यूजीसी नेट होना जरूरी है, तभी आप इसकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो ये डाल दिया आपने कि आपने और क्या किया हुआ है, यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है। देन करेंटली आई एम परसुइंग माय पीएचडी। अब अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप वहां पर डाल सकते हो आपका पीएचडी का टॉपिक जो है वो डाल सकते हो। इसके अलावा आपके जो, देखिए आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे फिर वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इट इज रिक्वायर्ड कि यूजीसी नेट हो, उसके बाद आपका पीएचडी आइदर इफ यू आर परसुइंग आप उसको मेंशन कर सकते हो चुकी है ऐसा भी मेंशन कर सकते हो, पर्टिकुलर उसका टॉपिक जो थीम थी बेसिक वो डाल सकते हो। साथ ही साथ जब आप अकेडमिक फील्ड में जाते हो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च और जर्नल्स के बारे में बात जरूर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। देन कितना आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग में वो आप मेंशन कर सकते हैं आराम से। ओके, एंड आगे की जो लाइन्स है वो देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई बिलीव माई कमिटमेंट टू इनोवेटिव पेडागोजी। ओके, और ये इसकी जो स्किल्स है, देखिए आजकल का जो जमाना है वहाँ पे डिग्रीज कोई नहीं दिख रहा होता है, मार्क्स कोई नहीं दिख रहा होता है, इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स। तो ट्राई कीजिए अगर आप कोई स्किल्स अपनी वहाँ पर मेंशन कर सके, काफ़ी सारी स्किल्स होती है, हार्ड स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती है, ट्राई कीजिए उनको मेंशन करने का। ओके, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो कंक्लूजन हम करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, एक तो आप ये बता सकते हो दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर पर्टिकुलर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी एंड I want to be there and I'll just basically love this opportunity. तो आप लास्ट में लिखेंगे I look forward to the opportunity of discussing my candidature in person. Okay, और नॉर्मली लिख सकते हो looking forward to hearing from you soon, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, लास्ट में जरूर आप यहाँ पर थैंक करेंगे, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन। ओके, और इसके अलावा आप एक और लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर, प्लीज फाइंड the enclosed CV। क्यों हम ऐसा लिखेंगे, बिकॉज एवरी कवर लेटर इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। क्यों, क्योंकि कवर लेटर का मतलब ही ये है जो सीवी के साथ जाए, जो रिज्यूमे के साथ जाए। सीवी नहीं तो ऑब्लिक लगा के रिज्यूमे लिख दीजिए आप। ओके,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर देंगे, और लास्ट में क्या डाल देंगे आप, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, और उसके बाद जो भी आपको नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो डाले, वरना XYZ डाल दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ अवर 2013 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर of RAS Mains Paper 4th English. I hope you understood the pattern and concepts. So that's all for today. We'll come up with another previous year question paper in the next video. Thank you. Till then, happy learning.